Good morning, students. Beta, I hope you all are well at your home and enjoying our online classes. I really appreciate your response regarding these classes. You all are doing well. Okay? You all are doing your regular work. Understand? So, let's move on. Beta, this is your lecture number 19 for class 11th. ठीक है, and it's 7th of May. ठीक है ना? नियरली हमने हाफ चैप्टर कर लिया है क्योंकि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नियर अबाउट कंप्लीट कर लिया है. अब तक बहुत ज़्यादा है. ठीक है ना? आगे बात समझ में. तो what we have discussed about basic structure of plasma membrane. Then we studied about different models of plasma membrane. Now we are going to understand what are various functions of plasma membrane. ठीक है ना? What functions plasma membrane perform, ठीक है, for a particular cell. ठीक है, and basically it is the outermost membrane. ठीक है, living membrane है, outermost living कहेंगे हम, not outermost membrane, outermost living membrane कहेंगे. ठीक है ना, किसी भी particular cell की. तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट का फंक्शन इसका मेन फंक्शन है, बट इसके साथ साथ और भी फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे आज. ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक आपका रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का. देखते हैं वो करवाना है या नहीं करवाना. अदरवाइज आपके एनसीईआरटी में तो देखिए मेंशन है नहीं. ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी उसको करवाने का, अगर क्योंकि ज़्यादा डीप से लेके चलेंगे तो फिर आपका सिलेबस भी कहीं ना कहीं टाइम उसमें ज़्यादा लग जाएगा. ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं करवाना है नहीं करवाना है, उसके बाद मैं आपको करवा दूंगी. ठीक है, अब देखो रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फर्स्ट थिंग इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स. अब देखो आप सभी ने पढ़ा है व्हाट हैपेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ध्यान रखना, नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम में एक सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसी नहीं है जो क्या करती हो, जो सेमी परमिएबल हो. देखो दो वर्ड आपके पास है, एक तो आपके पास है सेमी परमिएबल. ठीक है ना, देखो इन चीजों पे ध्यान देना, ये बेसिक्स हैं. अगर बेसिक क्लियर नहीं हुए तो आप आगे बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर जाएंगे. एक तो होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, एक होता है सेमी परमिएबल. सेमी मतलब हाफ, ठीक है, और सिलेक्टिव मतलब पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करना. समझ में आ गई बात. ठीक है, तो देखो सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल में फर्क होता है. सेमी परमिएबल में ओनली एंड ओनली वाटर इज अलाउड टू पास दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या उसके थ्रू क्या पास हो सकता है, ओनली वाटर इज अलाउड. ठीक है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड. क्लियर. ठीक है, और सिलेक्टिवली परमिएबल में क्या होगा, सिलेक्टेड चीजें, चाहे वो सोल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, एनीथिंग. ठीक है ना, ओनली सम सिलेक्टिव सब्सटेंसेस आर अलाउड टू पास थ्रू दी प्लाज्मा. समझ में आया. तो देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि मिनरल्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, मिनरल्स के रेस्पेक्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है. समझ में आया. लेकिन वाटर के रेस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है, परमिएबल है. वाटर तो कंप्लीटली, मतलब अगर सिर्फ वाटर की बात करते हैं तो सेमी परमिएबल. ठीक है ना, बट सेमी परमिएबल इसलिए नहीं होता क्योंकि सोल्यूट के बिना सेल मर जाएगी, इसीलिए हम इसको सेमी परमिएबल ना बोल के हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल. क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट इज योर परमिएबल फॉर वाटर एंड सम सिलेक्टेड सॉल्यूट्स. कुछ सॉल्यूट्स के लिए कंप्लीटली परमिएबल है और इवन वाटर के लिए भी ये कंप्लीटली परमिएबल है. आगे बात समझ में. ठीक है, इसके अलावा देखो बेटा और क्या होता है, ये परमिबिलिटी को कंट्रोल कर रही है. यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जस्ट अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ सेल दैट इज कंट्रोलिंग परमिबिलिटी. परमिबिलिटी आप समझ रहे हैं, परमिट करना, अलाउ करना कि व्हाट सब्सटेंसेस अलाउड टू एंटर द सेल और जो है व्हाट सब्सटेंसेस अलाउड टू गेट आउट ऑफ द सेल. समझ में आ गई बात. इसको हम परमिबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, आगे बात समझ में. तो देखो परमिबिलिटी को डिसाइड कर रहे हैं. अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की. तो देखो ट्रांसपोर्ट बेसिकली तो दो तरीके से होता है. ठीक है, पहले दो तरीके बता देते हैं आपको. दो तरीके क्या है, एक तो क्या हो रहा है कि आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है, और कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ रहा है. ठीक है ना, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होके आ रहा है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसके स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बस कुछ फोस्फोलिपिड में से आ रहे हैं,
कुछ प्रोटीन में से आ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का ट्रांसपोर्ट आपको देखने मिलेगा पैसिव ट्रांसपोर्ट में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। व्हेन समथिंग इज कमिंग बाय क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और तीसरे टाइप का जो होता है दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई चीज क्रॉस नहीं करेगी, नथिंग इज क्रॉसिंग योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सपोज दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो it will show either some evaginations or will show invagination, इस तरीके से, ठीक है। आपने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा है, सूडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है, फूड वैक्यूल्स बनते हैं ना। तो ये कुछ इस तरीके की जो ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो कंप्लीटली जो है पर्टिकुलर सेल, ठीक है ना, वो सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, वो सब्सटेंस लिक्विड भी हो सकता है। तो उस टाइप की ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे, बल्क ट्रांसपोर्ट। वी विल डिस्कस इट इन वेरी डिटेल, ठीक है ना, बट एक बेसिक सा आपके माइंड में होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन विद आवर पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो बेटा देखो, पैसिव मतलब अपने आप होने वाला, स्पॉन्टेनियस। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जो अपने आप हो रहा है, ठीक है। मान लो you are at the top of the hill, आप हिल के टॉप पे हैं। Now I asked you to throw a stone towards me. I am here, ठीक है, I am here and you are present at the top of the hill and I asked you to just throw a stone, ठीक है, from the top. What you do? You will just push the rock, है ना, you will just push that particular rock and it will come by its own. ये जो स्टोन है ये क्या हो जाएगा, अपने आप नीचे आएगा। क्लियर, ठीक है। तो क्या आपने इसको जो है नीचे लाने के लिए बस थोड़ा सा आपने पुश किया, उसके बाद ये अपने आप नीचे आया कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप पुश भी नहीं कर रहे हैं, आपने इसको जो है एक पर्टिकुलर स्लोपी वे पे अगर आपने ले जाके रख दिया, तो बिना पुश किए भी अपने आप नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। सो इज देयर एनी नीड ऑफ एनर्जी, क्या यहाँ एनर्जी अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। अगर स्लोपी है तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक बड़ा सा टैंक है पानी का, ठीक है, और यू पायर्स अ पर्टिकुलर पोर एट द बॉटम ऑफ द टैंक, ठीक है। तो क्या होगा, पानी अपने आप बाहर आएगा कि नहीं। तो जब कोई चीज उसकी किसी भी पर्टिकुलर चीज की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में कोई चीज क्या करती है, अपने आप मूव करती है, तो उसको क्या कहते हैं, हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। क्या कहोगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसको हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। डाउन हिल क्यों कहा, क्योंकि देखो यहाँ ऊपर से नीचे, मतलब इस किस तरीके का मूवमेंट है कि आप किसी भी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ, डाउनवर्ड टू हिल, ठीक है ना, तो आप वो ट्रांसपोर्ट शो कर रहे हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसकी टाइप्स के अंदर बेसिकली हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे टाइप के डिफ्यूजन की, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है बेटा, देखो अब अगर मैंने क्या किया, मान लो कि हम अपोजिट करते हैं, ठीक है। नाउ योर टीचर इज हेयर, आई एम इज प्रेजेंट हेयर एंड यू आर हेयर, ठीक है। एंड नाउ आई आस्क टू यू टू टेक अ पर्टिकुलर रॉक टुवर्ड्स मी। Now there will be a requirement of energy, you will take intake of energy. आप अच्छा सा खाना खा के, पानी वानी लेके साथ, और एनर्जी सप्लीमेंट्स अपने साथ लेके चलेंगे, तब जाके आप जो है एनर्जी का यूज करते करते इतना ऊंचाई पे चढ़ेंगे, है कि नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से जब एनर्जी का यूज करके, ठीक है ना, कोई चीज मूव कर रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आया, उसको क्या बोलोगे आप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, इसको हम डिटेल से करेंगे आगे। देखो वैसे इसको अप हिल ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, ठीक है, ये डाउन हिल है। तो फर्स्ट वन इज योर डिफ्यूजन, ठीक है, फर्स्ट वन इज योर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन छोटी क्लास से पढ़ते आए हो आप, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है आपने, ठीक है ना। इट इज स्पॉन्टेनियस, यानी कि अपने आप होने वाला, ठीक है,
स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अपने आप जो मूवमेंट है, ठीक है ना, फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है ना, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन तक जो मूवमेंट है उसे क्या कहेंगे हम, डिफ्यूजन कहेंगे। मान लो बेटा दिस इज अ बीकर, ठीक है, एंड यू जस्ट देयर इज वाटर एंड यू जस्ट ड्रॉप अ इंक ड्रॉप डाली आपने, ठीक है ना, ड्रॉप अ ड्रॉप ऑफ इंक, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, इट विल स्प्रेड, ठीक है, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट दी सॉल्यूशन, है कि नहीं, ठीक है। तो देखो जहां आपने डाली वहां पे क्या है, वहां पे उसकी पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है और बाद में क्या होगा, ये धीरे 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 सारे में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। तो दिस मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। देखो डेफिनेशन पे ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे देखो गड़बड़ कहाँ करते हैं, पूरा डिफ्यूजन समझ लेते हैं, पूरा ऑस्मोसिस समझ लेते हैं, फिर जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो क्वेश्चंस नहीं हो पाते। क्या रीजन है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने क्या कहा, किसी भी चीज की मूवमेंट, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, किसी भी चीज, एनीथिंग फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। समझ में आ गई बात, किसी मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप, क्योंकि गैस सॉलिड लिक्विड एवरीथिंग इज एबल टू डिफ्यूज, क्लियर, ठीक है। जैसे मान लो आपने इंसेंस स्टिक ली या कोई परफ्यूम लिया या कोई भी डिओ वगैरह कुछ भी लिया, किसी भी एक कॉर्नर में स्प्रे किया, उसके मॉलिक्यूल्स अपने आप रेंडमली क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। अब डिफ्यूजन होगा क्यों, बिकॉज उन मॉलिक्यूल्स में अपनी पहले की क्या है, एनर्जी है, और वो एनर्जी की वजह से क्या कर रहे हैं, रेंडम मूवमेंट करके एक दूसरे से टकरा रहे हैं और उसमें और एनर्जी गेन कर रहे हैं। जितनी ज्यादा एनर्जी गेन करेंगे डिफ्यूज होते चले जाएंगे, क्लियर। तो डिफ्यूजन इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन, क्लियर। अब देखो ये कैसे होता है, इसको डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी कहेंगे और अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। देखो अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि किसी चीज की कंसेंट्रेशन एक जगह पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत ही कम है, तो ये ग्रेडियंट बनेगा। ग्रेडियंट बनने का मतलब क्या होता है, यहाँ कंसेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, धीरे धीरे ये कंसेंट्रेशन जो हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है, और किसी जगह पे बिल्कुल ही कम है। तो ये एक ग्रेडियंट बन गया, कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट बनना, हाई से लो की तरफ, ठीक है। तो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई से लो की तरफ, ठीक है। और इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अपने आप चीजें मूव करती हैं, क्लियर। सो दिस इज योर डिफ्यूजन, समझ में आया। तो What is the main definition? देखो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। और बेटा अब जब हम बात कर रहे हैं किसकी, पर्टिकुलर सेल की, तो वहां हम क्या करेंगे, मेम्ब्रेन का भी यूज करेंगे। हालांकि किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, बट बायोलॉजिकल सिस्टम में हम मेम्ब्रेन को भी कंसिडर करेंगे, क्लियर। अब देखो हाँ, एक चीज ध्यान रखना, एनर्जी का यूज नहीं होगा, देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। पढ़ेंगे आगे क्या होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थोड़ा बहुत पढ़ा भी है आपने रेस्पिरेशन के अंदर 10th क्लास में। सेकेंड टाइप क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट करना किसी चीज के लिए, कोई फैसिलिटी मतलब कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, ये डिफ्यूजन है। यानी कि अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और दूसरा क्या होगा, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग तो होगा ही होगा, बट दूसरी चीज क्या है, एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं होगी। चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये वही सेम एग्जांपल हमने लिया, यू आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द हिल एंड आई एम प्रेजेंट हियर। नाउ आई आस्क यू टू सेंड अ पर्टिकुलर बेबी, कोई भी आपके पास, यहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रन यहाँ पे हैं, ठीक है ना, एंड आई आस्क यू टू सेंड अ बेबी, ठीक है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। इन दिस केस आई आस्क टू जस्ट सेंड अ पर्टिकुलर स्टोन, बट नाउ कैन यू रिपीट योर एक्शन जस्ट टू थ्रो दैट पर्टिकुलर बेबी? नहीं ना, आप उस बेबी को फेंक के तो नहीं देंगे या पुश तो नहीं कर देंगे, है ना, क्योंकि चोट लग जाएगी भाई, फिर दोनों चीजें अलग अलग हैं, कैसे कर सकते हो ऐसा, है ना।
तो देखो क्या करना है, अब आपने क्या सोचा कि अगर मैं यहाँ से बेबी को यहाँ से ऐसे पुश कर देंगे तो वो तो नीचे जाते जाते तो वो तो खत्म ही हो जाएगा, मर जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की। आपने क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की, ठीक है, आपने एक ली पर्टिकुलर बकेट लगा लो या कोई भी बैग लाइक स्ट्रक्चर लगा लो, टोकरी लगा लो, ठीक है। तो आपने उसके अंदर उस बेबी को बैठाया और उसको थ्रेड से पकड़ा और धीरे धीरे उस थ्रेड से आपने इस पर्टिकुलर बकेट को यहां तक पहुंचाया। तो देखो डिफरेंस है कि नहीं, वहां आपने जस्ट स्टोन को क्या कर दिया था, भेज दिया था, ठीक है, बट यहाँ आपने क्या किया, जस्ट जो है उस बेबी को कैसे किया, धीरे धीरे कैसे पहुंचाया, एक बकेट का यूज किया या किसी भी चीज की कोई फैसिलिटी अवेलेबल करवा के किया। देखो चीजें वही है, अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही हो रहा है, एनर्जी का यूज भी नहीं हो रहा, अपने आप जो है वो धीरे धीरे नीचे जाएगी। अगर आपने जैसे रस्सी यहाँ से छोड़ दी, ठीक है, वो तो आपने स्पीड मेंटेन करने के लिए ऐसा किया है, बट अगर आपने रस्सी यहाँ बांध के और उसको धीरे धीरे छोड़ दिया तो भी वो तो जाएगा आराम से नीचे, है कि नहीं। उस रिस्पेक्ट में कह रहे हैं कि एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से ये बकेट अपने आप कहाँ आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप से जब हमको ये फैसिलिटी जो है अवेलेबल करवा रहे हैं डिफ्यूजन परफॉर्म करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं हम, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये होगा किस केस में, देखो ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं, लिपिड की बाइलेयर होती है, ऐसे पढ़ा था, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, जगह जगह पे कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन बना दिया हमने बीच में, चलो इसको अलग कलर से दिखा देता है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। हमने क्या किया, ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर बना दी, ठीक है, और इसके अंदर ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर हो गई आपकी, और इसमें जगह जगह पे क्या है, हमने बनाए थे कुछ प्रोटीन। और अब की बार हम बात कर रहे हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की, ठीक है ना। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मैंने बताया था विच आर कंप्लीटली एम्बेडेड इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये फोस्फोलिपिड की लेयर और बना दी। अब देखो कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे हैं जो क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, तो दे कैन इजीली क्रॉस दैट पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, वो इस मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो आयोनिक है, ठीक है, वो नो डाउट इससे तो इंस्ट्रक्शन शो करेंगे क्योंकि ये तो पोलर है, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो उनको अलाउ नहीं करेगी। तो ऐसे केस में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो आपकी आयोनिक चीजें जितनी भी होती हैं या वाटर सॉल्युबल चीजें जितनी भी होती हैं, ठीक है ना, उनको ये ट्रांसपोर्ट करवाता है क्योंकि वो इस लिपिड की बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पाता। जनरली वाटर या वाटर सॉल्युबल चीजों की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि ऐसे कुछ प्रोटीन जो डिफ्यूजन को नो डाउट इस पर्टिकुलर आयन की कंसेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, एवरीथिंग इज सेम डिफ्यूजन की तरह ही है, बट दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज नॉट एबल टू क्रॉस द लिपिड बाइलेयर, दैट्स व्हाई सर्टेन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट फॉर फैसिलिटेटिंग सच देयर डिफ्यूजन, ठीक है। और इस टाइप के प्रोटीन को हमने नाम दिया था ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या इनको नाम दिया था टनल प्रोटीन। और एक और नाम क्या दोगे आप, अब इनको क्या बोलोगे, कैरियर प्रोटीन। याद आया, कुछ हमने फंक्शंस के बेस पे पढ़ा था, कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल भी पढ़ा था, मैंने आपको कंपटीशन विंडो में बताया भी था, एक्वापोरिन्स है कि नहीं, वाटर की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, हर सेल में होते हैं, आ गया समझ में, तो वो वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। तो कैरियर प्रोटीन, आई थिंक अब नाउ इट इज क्लियर इन योर माइंड व्हाट आर कैरियर प्रोटीन। दीज आर सर्टेन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट फैसिलिटेट डिफ्यूजन of those molecules which are not able to cross the lipid bilayer of plasma membrane. Understand? Clear? तो अब देखो हमने क्या पढ़ा, diffusion which is facilitated by certain proteins in plasma membrane. These proteins are known as carrier proteins and energy is not utilized. अब देखो बेटा, थोड़ा सा हम डीप लेके चलते हैं। डीप किस सेंस में, कई बार क्या होता है, ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं हम डिफ्यूजन की, ठीक है। डिफ्यूजन में यहां हमने ले लिया रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है।
डिफ्यूजन कितना फास्ट हो रहा है, और एक तरफ हमने ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। क्लियर? अब देखो, जब हम बात कर रहे थे इस एग्जांपल की कि आप यहाँ पे थे और हम यहाँ पे थे और आपको मैंने कहा कि रॉक फेंको, रॉक मेरे तरफ भेजो, ठीक है ना, तो उस केस में देखो आपके पास बहुत सारे रॉक अवेलेबल थे एंड यू कैन इजीली थ्रो वन आफ्टर अदर विदाउट एनी लिमिटेशन, है कि नहीं? यानी कि जितनी ज्यादा आपके पास सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है, आप उतना ही तेजी से क्या कर सकते हैं, चीजों को डिफ्यूज कर सकते हैं। तो देखो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा, है कि नहीं, विदाउट एनी लिमिटेशन, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा। क्लियर? ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस केस की, ठीक है, तो देखो मैंने क्या कहा कि भाई आपके पास बहुत सारे चिल्ड्रन हैं एंड यू सेंड मी ऑल, तो आप कहोगे इट इज नॉट पॉसिबल एट वन टाइम, ठीक है। क्या है, मान लो ये पर्टिकुलर बकेट जो आपने बनाई, ठीक है, ये बकेट का साइज जो है वो फिक्स है एंड दैट बकेट कैन कैरी ओनली 3 चिल्ड्रन। तो आपने कहा भाई ठीक है, हम एक साथ सिर्फ 3 भेज सकते हैं, 3 से ज्यादा के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, यानी एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, ठीक है, इस कैरियर प्रोटीन की लिमिट के बाद यू कांट सेंड एनी मोर सोल्यूट, यू कांट allow to cross the membrane by that solute, ठीक है। देखो उसी सेंस में हमें लेना है, हम डेली के एग्जांपल इसलिए कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन है और कैरियर प्रोटीन की जब मान लो जितना उनकी कैपेसिटी है कैरी करके दूसरी जगह पहुंचाने की, कैरी करके ले जाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मूव करके जाएगा, ऐसा तो खैर नहीं है, बट इसकी अपनी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, चीजों को मूव करवाने के लिए, ठीक है। बियॉन्ड दैट कैपेसिटी उसको क्या करना पड़ता है, फिर जैसे मान लो ये एक बार में 3 मॉलिक्यूल अपने साथ बाइंड करता है, फिर तीनों को एक साथ नीचे भेजेगा और 3 यहाँ आ जाएंगे। जब तक ये 3 यहाँ रिलीज नहीं करेगा तब तक ये नए मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंडिंग शो नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक है। तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद क्या होता चाहिए, आपके पास कितना भी सब्सटेंस की क्या हो, कंसंट्रेशन हो, ठीक है ना, यू आर नॉट एबल टू डिफ्यूज दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैरियर प्रोटीन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कैरियर प्रोटीन में एक लिमिट आ जाती है हमारे पास, थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन बढ़ाई चल गया। मान लो जैसे हम इस कलर से शो करें, मान लो आपने क्या किया, कंसंट्रेशन बढ़ाई, जैसे एक पर्टिकुलर चाइल्ड था तो आपने मतलब कि डिफ्यूजन थोड़ा पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है, 2 डाल दिए तो वजन बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई, ठीक है, 3 डाल दिया और स्पीड बढ़ गई, रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट हो गया। बट इसके बाद उस कैरियर प्रोटीन की कोई एबिलिटी नहीं है, अब वो थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, डिफ्यूजन बिल्कुल ही स्टॉप हो गया है। समझ में आया? ठीक है, आगे बात समझ में। तो वो क्या है, ये इस टाइप का कर्व जो होता है, ठीक है, इस टाइप का जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है, ये किसके लिए होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए, ठीक है ना। और ये जो ब्लैक कलर से आपको ग्राफ दिखाया है, ये किसके लिए होता है, ये होता है नॉर्मल डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, ठीक है ना, फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, ठीक है। अच्छा, एक मैंने ग्राफ बनाया है आपकी नोट्स में, एम्स, जिपमर और नीट का कलेक्टिव ग्राफ जो है बना के आपको दिया है, एक बार समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो उसमें वी मैक्सिमम, के एम वैल्यू, बहुत कुछ चीजें मैंने ऐड की है, ठीक है। अभी के लिए बस उसको बना के रख लेना, आई विल एक्सप्लेन, उसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं, ठीक है ना, बट आई विल एक्सप्लेन आफ्टर टीचिंग यू एंजाइम पोर्शन, ठीक है। एंजाइम्स पढ़ने के बाद हम वो करेंगे, क्योंकि वहां से वो और क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए उसको बना लेना, क्योंकि जब आप पूरा पढ़ लेंगे और रिवीजन करेंगे तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे डिफ्यूजन के रेट को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली पहली बात कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मान लो यहाँ पे आपके पास 5% सॉल्यूशन है किसी चीज का मेम्ब्रेन के एक तरफ आपके पास जो है 10% सॉल्यूशन है। 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, टोटल जितना भी है, मान लो आपके पास 100 ग्राम क्या है, टोटल सॉल्यूशन है, तो उसमें
5 ग्राम आपकी शुगर और 95 ग्राम आपका वाटर, ठीक है। 5% सॉल्यूशन का मतलब 10% में 10 ग्राम आपका वाटर, ठीक है, और सॉरी शुगर, और बाकी का 90 ग्राम आपका क्या हो गया, वाटर। तो ये क्या होती है, कंसंट्रेशन हम जो नापते हैं, केमिस्ट्री में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ डिफरेंस कितने का आया, 5 का डिफरेंस आया। डिफरेंस कितने का है, 5 का, कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। वही आपके पास यहाँ 15 है और यहाँ पे 10 है, सॉरी यहाँ पे आपके पास जो है 7 है और यहाँ पे क्या है, 10 है। डिफरेंस कितने का आया, 3 का। तो देखो जितना ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है ना, मतलब कि आपके पास बिगर द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, एक तरफ बहुत ज्यादा है, एक तरफ बहुत ही कम है, वहां फास्ट होगा, बजाय कि एक तरफ थोड़ा सा ज्यादा है और उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा कम है, ठीक है। जैसे देखो क्या कहा मैंने, एक तो कंडीशन क्या है आपके पास, यहाँ पे कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ इस साइड कंसंट्रेशन इतनी ही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन कुछ ऐसी है और यहाँ कंसंट्रेशन ऐसी है। तो बताओ कहाँ ज्यादा डिफ्यूजन होगा, इस वाले में या इस वाले में? ऑब्वियसली इस केस में, क्योंकि यहाँ बाकी के पार्टिकल्स की अमाउंट ज्यादा है, इनकी बिल्कुल ही कम है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा बजाय कि इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जितना ज्यादा मेम्ब्रेन के बीच में मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन के बीच में डिफरेंस होगा, उतना ही फास्ट क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? उसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाओगे, आप हीट बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे, उनका मूवमेंट फास्ट होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिफ्यूजन ज्यादा फास्ट होगा। देखा भी होगा, ठीक है। चलो एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में ठंडे समोसे रखे हैं, घर में एंटर करोगे, कोई सुगंध नहीं आएगी, कोई स्मेल नहीं आएगी, बट गर्मा गर्म अगर कुछ बना हुआ है, कोई भी वो लगा सकते हो फूड आर्टिकल, ठीक है ना, तो अंदर घुसते ही उसकी स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत फास्ट डिफ्यूज कर रहे हैं। खाना बनता उसी टाइम पे क्यों स्मेल आती है, रखा हुआ रहता है तब क्यों नहीं आती, वो गर्म रहता है। तो जब टेम्परेचर हाई होता है तो मॉलिक्यूल्स में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन इजीली मूव, ठीक है, तो इसीलिए उनमें क्या होता है, डिफ्यूजिंग रेट फास्ट होता है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आप देखो, ऑब्वियसली सरफेस फिनोमिनन है डिफ्यूजन, एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से हम कर रहे हैं, सेल के रेस्पेक्ट में जब बात कर रहे हैं, तो देखो आपकी जो डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन है उसका जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। जैसे देखो आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन पढ़ा है ना आपने, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा वहां पे इंटेस्टाइन में, तो आपने क्या देखा कि अपना सरफेस इंक्रीज करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग कुछ क्या बना लेती है, इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती है, ठीक है ना, और इनको क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। देखो इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ऐसे ही आपने एल्वियोलाई के रिस्पेक्ट में देखा होगा, है कि नहीं? तो देखो ये डिफ्यूजन का रेट फास्ट करने के लिए सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो मोर द सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन, मोर विल द रेट ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, और द आयन। जैसे मान लो एक तो आपके पास बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक छोटा मॉलिक्यूल है। ऑब्वियसली जो छोटा है वो फास्ट मूव करेगा, जो बड़ा है वो स्लो मूव करेगा, ठीक है ना। तो लार्ज मॉलिक्यूल स्लो डिफ्यूजन शो करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स फास्ट डिफ्यूजन शो करते हैं। दूसरा उसका नेचर कैसा है, जैसे देखो मान लो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो लिपिड बाइलेयर को आसानी से क्रॉस करेगा, बट पोलर है तो कहीं ना कहीं उसको डिफिकल्टी होगी और उसको कैरियर प्रोटीन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर डिसाइडिंग रेट ऑफ diffusion. So after diffusion, now the second type of transport is your active transport. ठीक है, तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, जब क्या है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। मान लो ये आपकी कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ किसी चीज की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, स्टिल यहाँ उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम है, still there is requirement of movement of ions from B side to A side, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम, इस टाइप के पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट को क्या कहेंगे। अब देखो ऑब्वियसली यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो इसको अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। देयर इज नीड ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी के, बिना जब तक धक्का नहीं मारेंगे तब तक ये इसमें घुसेगा ही नहीं, ठीक है। कोई चीज पहले से भरी हुई है और उसमें कुछ और भरना है तो पहले उसको धक्का लगा के घुसाना पड़ेगा,
ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब होता है कोई भी ट्रांसपोर्ट तो उसको क्या कहेंगे हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल कहा बताया था आपको कि नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं, अपहिल जा रहे हैं, तो उसको उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को अपहिल ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना, देखो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सेल। कभी भी आपको नॉर्मली हम यूं नहीं कह सकते कि एक रूम में एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर आपके किसी और जगह पे ऐसे ही हो रहा है, सेल के अंदर ही होगा, लिविंग सेल की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सेल बिकॉज देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी कुछ कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इस केस में हम उन कैरियर प्रोटीन्स को बेसिकली या तो पंप बोलते हैं या आयन चैनल्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कुछ तो क्या होते हैं, पंप का काम कर रहे हैं, कुछ आयन चैनल्स का काम कर रहे हैं। इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे आगे, और भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, आपके ह्यूमन प्लांट फिजियो के अंदर वहां और थोड़ा सा डिटेल है, वहां पे करवा देंगे। एनिमल फिजियो में भी है, वहां करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है, कैल्शियम आयरन पंप है, क्लोरीन पंप है, ठीक है ना, क्लोराइड पंप है। तो देखो यहाँ क्या होता है, जैसे बात करें हम सोडियम पोटेशियम पंप की, सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, बेसिकली आपके जो नर्व सेल्स होते हैं वहां पे। ठीक है ना, तो देखो होता क्या है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका एक्सटर्नल साइड है, ये साइटोसोलिक साइड है, और बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर? ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इस साइड सेल के अंदर क्या है, सोडियम की कंसंट्रेशन। ठीक है, सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, सोडियम कम है यहाँ पे। ठीक है, और बाहर क्या है, सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्लियर? ठीक है, बहुत ही ज्यादा है, मान लो बहुत ज्यादा है ऐसे करके, और यहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम है। वहीं अगर हम बात करें पोटेशियम की, ठीक है ना, पोटेशियम की, तो यहाँ अपोजिट है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ठीक है, स्टिल क्या होगा, पहले सोडियम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। सोडियम क्या है, यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, यहाँ कम है, फिर भी सेल क्या करेगा, अपना जो है चार्ज मेंटेन करने के लिए, चार्ज मेंटेन तो नहीं कहेंगे, ट्रांसपोर्ट शो करने के लिए क्या करेगा, सोडियम को, ठीक है, यहाँ बाइंड करेगा और यहाँ से दूसरी तरफ भेजेगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में, यहाँ बाइंड करेगा और आपका ये यहाँ पे पोटेशियम को बाइंड करेगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है ना, अपोजिट मतलब 180 डिग्री पे, और क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका सोडियम आ जाएगा, यहाँ पोटेशियम आ चुका है, और यहाँ क्या आ चुका है, आपका सोडियम, और इनको फिर क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। लेकिन ऐसा करते टाइम पे, ठीक है, हाँ 180 डिग्री पे ये रोटेट नहीं करता, दूसरा होगा ये। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करेगा, इसके यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो देखो इस ट्रांसपोर्ट के दौरान ये क्या करेगा, ये एनर्जी का यूज करेगा। ठीक है ना, एटीपी का यूज करेगा और उसे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ देगा। आगे बताएंगे आपको अच्छे से एटीपी क्या होता है। फिलहाल के लिए बस ये मान लो एटीपी एनर्जी करेंसी होती है। तो देखो ध्यान रखना, एक एटीपी का यूज करके हमेशा 3 सोडियम जब बाहर जाएंगे, ठीक है, 3 सोडियम बाहर जाएंगे, आउटसाइड जाएंगे, तो उसके लिए 2 पोटेशियम क्या होंगे, इनसाइड आएंगे। समझ में आ गई बात? जब 3 सोडियम अंदर जाएंगे उसी दौरान 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और देखो बच्चे जनरली भूल जाते हैं कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर आ रहा है। तो देखो इसके लिए इजी सा तरीका क्या है, कोई भी एन नाम का पर्सन अज्यूम करो जो आपको बहुत ही गंदा लगता हो, और उसको आपको दूर रखना है, सेल से बाहर रखना है, अपने आप से दूर रखना है। तो ये याद रखो, सोडियम बाहर जाता है हमेशा, और ये रेशियो आपको याद करना। और कोई भी के नाम का पर्सन ध्यान में रख लो जो बहुत पसंद हो। ठीक है ना, तो देखो सोडियम एन क्या है, दूर रखना है, के क्या है, पास में रखना है।
ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो देखो हमेशा सोडियम क्या होता है, बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर आता है। ये चीजें आपको ह्यूमन फिजियो में बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी और वहां पे हम इसको यूज भी करेंगे। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप का आपको पता चल गया। तो ऐसी और भी पंप है पोटेशियम, एक नॉर्मल प्रोटोन पंप भी होते हैं। ठीक है, अब ये जो कैरियर प्रोटीन है, ठीक है ना, ये कैरियर प्रोटीन कई टाइप के ट्रांसपोर्ट शो कर रहा है। कई टाइप के ट्रांसपोर्ट कैसे शो कर रहा है, जैसे अभी हमने बात की, ठीक है, अभी हमने बात की, आप इसका एग्जांपल मुझे समझाना किसमें, किस कैटेगरी में ये फॉल कर रहा है। देखो सबसे पहले बात करते हैं यूनिपोर्ट, यानी कि एक कैरियर प्रोटीन में एक ही टाइप का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक ही पर्टिकुलर, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपका हो गया कैरियर प्रोटीन, ठीक है, और इसमें से एक बार में एक ही मॉलिक्यूल, कोई भी एक बार में एक ही मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जा रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है, डायरेक्शन आप कुछ भी लगा सकते हो, अंदर से बाहर या बाहर से आ रहा है, बट एक टाइम में एक को ही पास कर रहा है। तो ऐसे कैरी, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को यूनिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझो, ऐसे कैरियर प्रोटीन्स क्या है, यूनिपोर्ट कैरियर प्रोटीन्स कहलाते हैं। कुछ क्या होता है, को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। को ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, एक बार में एक कैरियर प्रोटीन से दो मॉलिक्यूल्स जाते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जाते हैं, सेम नहीं डिफरेंट। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अब यहाँ क्या है कंडीशन, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये आपका कैरियर प्रोटीन हो गया इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भी फिर दो टाइप का है, सिम्पोर्ट, सिम मतलब एक जैसा, एंटीपोर्ट यानी अपोजिट। ठीक है, सिम्पोर्ट का मतलब क्या है, आपके पास दो अलग अलग टाइप के क्या हैं, दो अलग अलग टाइप के क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, एक आपने कुछ और मॉलिक्यूल ले लिया, दूसरा कुछ और मॉलिक्यूल ले लिया, और ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये भी इस साइड से इस साइड मूव कर रहा है और ये भी इस साइड से इस साइड ही मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो उसको क्या कहेंगे, सिम्पोर्ट। ठीक है, when two different molecules are passing through a particular carrier protein in the same direction, then such type of transport, co-transport is known as symport. ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह कंडीशन क्या हो जाए, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई आपकी, ठीक है, ये आपका कैरियर प्रोटीन हो गया, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स अब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, एक इस तरफ है और एक आपका इस तरफ है अपोजिट ही, दो मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है ना, लेकिन एक तो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में, एंटी डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस टाइप के ट्रांसपोर्टर को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोर्ट। जैसे अभी जो आपने एग्जांपल पढ़ा था, सोडियम पोटेशियम पंप, किसका एग्जांपल है, एंटीपोर्ट का है। आई थिंक नाउ इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है ना, तो इस टाइप से क्या होते हैं, हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर, ठीक है। अब बेटा एक चीज आती है ओस्मोसिस, ठीक है ना, ओस्मोसिस। चलो, ओस्मोसिस का कॉन्सेप्ट और आपके बल्क ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट, ये ना हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओस्मोसिस करवा देंगे, बल्क ट्रांसपोर्ट करवा देंगे और ईसीएम, ये तीनों टॉपिक्स एक ही बार में हम कवर कर लेंगे। तो कल आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से फिर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करेंगे। क्लियर, ठीक है। बाकी के सेल ऑर्गेनल्स ज्यादा बड़े नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा बड़ा रहेगा 2 दिन का, बट फिर भी जनरली बाकी के सारे 1-1, 2-2 दिन के ही टॉपिक्स हैं, तो आई थिंक हो जाएगा। अब मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे मेन था, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, थोड़ा बहुत पोर्शन हमने प्लांट फिजियो का भी यही कवर करवाया है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया इसको करवाने में। ठीक है ना, दैट्स ऑल फॉर टुडेज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।